स्टूडेंट्स, केपीएस विराटनगर की ऑनलाइन क्लासेस में यू आर मोस्ट वेलकम। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जो आवर्तफीजी पादपों में किस प्रकार से जलन पाया जाता है सामान्य रूप से, उनके बारे में देखा था। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में। चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो हम देखने वाले हैं। तो हमने देखा था कि जो एंजियोस्पर्म है उनके बारे में। एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति है वो मेसोजोइक जो एरा है, महाकल्प है, उसमें हुई है। लेकिन इनका जो आधिपत्य है, एंजियोस्पर्म का आधिपत्य है, जिसे हम उसका स्वर्णिम युग कहते हैं, उसे सीनोजोइक महाकल्प कहते हैं। जो खोज करने वाले विद्वान हैं जिन्होंने एंजियोस्पर्म के अंदर जन्म की क्रिया के बारे में खोजा, उनका नाम है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी C.F. पुल। हमारे भारतीय वैज्ञानिक यानी कि इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट जिनका नाम है प्रोफेसर P. माहेश्वरी, उन्होंने अध्ययन किया एंजियोस्पर्म के अंदर। तो हमने देखा था कि जो पादप होता है, उस एंजियोस्पर्म प्रकार के पौधे होते हैं, उनके अंदर जो पुष्प होता है उसमें लैंगिक जननांग पाए जाते हैं। पादपों के आवर्तफीजी पादपों में नर जननांग को मुख्य रूप से एंड्रोसियम यानी कि पुमंग कहते हैं, तथा पुष्प की संरचना को, जो कि हमने पिछले अध्याय में देखा था, उसे एक बार सस्त्र निगाह से देखेंगे। पुष्प वास्तव में रूपांतरित पर्वों का एक भाग होता है। पुष्प जिस टहनी के माध्यम से लगा हुआ होता है उसे बोलते हैं पुष्पव्रंत यानी कि पेडिकल। पेडिकल का ऊपरी वाला भाग कुछ फैला हुआ रहता है जिसे बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस के ऊपर पुष्प के जो चक्र होते हैं वो लगे हुए होते हैं। हरे रंग के जो रचना होती है उन्हें बोलेंगे सेपल यानी कि बाह्य दल। उनके आगे वाला जो भाग है उसे बोलेंगे पेटल यानी कि दल। ये दोनों ही असेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यानी कि सहायक जनन चक्र होते हैं। उसके बाद में अंदर की तरफ होता है इसके जो जननांग है, मुख्य रूप से पुमंग। पुमंग की जो इकाई होती है उसे बोलते हैं स्टेमन यानी कि पुंकेसर। पुंकेसर पुमंग की एकल इकाई होती है, अतः इसे लघु बीजाणु पर्ण के नाम से भी जाना जा सकता है। तथा जो आंतरिक चक्र है उसे बोलेंगे पिटिल यानी कि स्त्री केसर यानी कि जाया, जिसके विभिन्न भाग होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ओवेरी के अंदर पाया जाता है ओवेरी यानी कि बीजाणु, और उनको जोड़ने का काम करता है प्लेसेंटा। तो अब हम देखने वाले हैं जो नर जननांग होते हैं उनके बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसके अंदर एंड्रोसियम आता है। ये एंड्रोसियम यानी कि पुंकेसर, एंड्रोसियम यानी कि पुमंग, और उसकी इकाई को बोलेंगे पुंकेसर। तो पुंकेसर की रचना को देखने के लिए हमने पिछले अध्याय में देखा था, उन्हें देखते हैं कि जो पुंकेसर होता है, स्टेमन होता है, उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, एंथर, कनेक्टिव व फिलामेंट। परागकोश, योजी और पूतंतु। पुष्पासन से एंथर यानी कि परागकोश को जोड़ने का जो काम करेगा उसे फिलामेंट यानी पूतंतु कहते हैं। तथा कनेक्टिव यानी कि योजी एंथर के जो लूप होते हैं उनको जोड़ने का काम करेगा। जो एंथर होता है, परागकोश होता है, मोस्टली 2 पालियों वाला होता है, अतः उसे द्विपालिक भी कहेंगे। प्रत्येक पालिक के अंदर 4 पाई जाती है परागधानियां। अतः एक जो पुंकेसर होता है वह 4 कोष्ठकीय होता है, अर्थात 4 परागधानियां होती हैं। तो जब हम इस एंथर का टीएस काट के देखते हैं तो हमें इस प्रकार की रचना दिखाई देती है। यह टीएस ऑफ एंथर है, जिसके अंदर उसके पाए जाने वाले प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। जब हम परागकोश के बारे में पढ़ने वाले हैं तो परागकोश
को देखने के लिए मुख्य रूप से उसमें 4 प्रकार की जो परतें हैं वो पाई जाती हैं, जो बाहर से अंदर की ओर सतत होती हैं। पहले हम उन्हें देखते हैं। पराग कोश के सबसे बाहर का जो स्तर होता है उसे बोलेंगे अधिचर यानी कि एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक स्तरीय रचना होती है। एपिडर्मिस के अंदर की ओर जो रचनाएं होती हैं उन्हें एंडोथेलियम कहते हैं। एंडोथेलियम की कोशिकाएं भी एक स्तरीय होती हैं। एंडोथेलियम के बाद अंदर की रचना होती है मिडिल लेयर यानी कि मध्य स्तर। यह मध्य स्तर 3 से लेकर के 5 स्तरों वाली रचना होती है तथा परागकोश या फिर परागधानी के जो अंदर की जो रचना है सबसे अंदर का स्तर है उसे बोलेंगे कैपिटल यानी कि कोशवाह है। कोशवाह का काम होगा पराग कणों को पोषण प्रदान करने का काम होता है। तो हमने देखा कि जो एपिडर्मिस होती है वो एक स्तरीय रचना है। देखिए ये एक स्तरीय रचना जो आपको दिखाई पड़ रही है, उसके अंदर वाली जो रचना है उसे बोलेंगे एंडोथेलियम, वो भी एक स्तरीय रचना होती है तथा उनके अंदर पाई जाती है मध्य स्तर जो कि 3 से 5 स्तरीय रचना होती है, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है। तथा सबसे अंदर वाला जो स्तर होता है वो होता है कोशवाह का यानी कि टेपिडम का। अब टेपिडम के अंदर रचनाएं पाई जाती हैं उन्हें बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि परागधानियां। इन परागधानियों के अंदर निर्माण होता है पोलन ग्रेन्स का यानी कि पराग कणों का। अब पराग कणों का किस प्रकार से प्रादुर्भाव होता है, किस प्रकार से ये बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम की कोशिकाएं हैं वो सामान्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं अपने आकार व आकृति में कुछ बड़ी हो जाती हैं तथा ऐसी कोशिकाओं को आर्किस्पोरियल कोशिकाएं कहेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे? जो आकार में बड़ी हो गई हैं उनको आर्कोस्पोरियल कोशिकाएं कहेंगे। उन कोशिकाओं के अंदर परिणत विभाजन होता है जिसके बाद में वो प्राथमिक भीतीय कोशिकाओं में बदल जाती हैं तथा जिनसे प्राथमिक बीजोजन कोशिकाएं बनेंगी। इस प्रकार से एक संपूर्ण परागकोश का निर्माण हो जाएगा। जब इन पराग कोशों के अंदर लघु बीजाणु बन रहे होते हैं उस प्रक्रिया कई प्रकार से हो सकती है, वह तथित के रूप में भी हो सकता है। इसी के अलावा वह समद्विपार्श्व भी हो सकता है, क्रॉसिक रूप में भी हो सकता है। इसी के साथ वह टी आकार का भी हो सकता है या फिर रेखित रूप से भी व्यवस्थित हो सकते हैं। जब आर्किस्पोरियल कोशिकाएं हैं उनमें परिणत विभाजन होता है तो वह प्राथमिक जन कोशिकाओं में बदल जाती है। उन कोशिकाओं के द्वारा निर्माण होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का। उनके द्वारा निर्माण होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर परिणत विभाजन के द्वारा निर्मित होते हैं माइक्रोस्पोर। इनके अंदर होगा डिवीजन, उसके दौरान निर्मित होंगे माइक्रोस्पोर और उन माइक्रोस्पोर्स में होगा डेवलपमेंट। बाद में वो निर्मित हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स का निर्माण करेंगे यानी कि पराग कणों का निर्माण करेंगे। जो परागकण है वो किस प्रकार से होते हैं? विशिष्ट रचना होती है। परागकण एंजियोस्पर्म पादपों के एज ए फिंगरप्रिंट्स होते हैं। जैसे हमारे फिंगर्स के ऊपर इस प्रकार की छाप होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक पादप के जो परागकण है वह उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। तो हम पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ें उससे पहले हम देखेंगे कि जो एपिडर्मिस है, एंडोथेलियम है, मध्य स्तर है, टेपिडम है, उनका कार्य क्या है। जो पोलन ग्रेन्स हैं जब वो बन रहे होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का काम करेगी टेपिडम।
तथा जब परागधानियों में होगा स्फुटन, जब परागधानी का हो रहा होता है स्फुटन, उस समय एंडोथीलियम जो स्तर है वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह स्तर वायु में जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, उसे अवशोषित करता है, जिसके कारण चाप उत्पन्न होता है तथा परागधानी फट जाती है तथा पोलन गैस निर्मुक्त हो जाते हैं। पोलन गैस एक विशेष प्रकार की रचना है जो नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। हम एक परागकण की संरचना को देखते हैं, जैसे ये परागकण है, उस परागकण को थोड़ा बड़ा करके पर देख रहे हैं। तो परागकण के ऊपर मुख्य रूप से दो प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, बाह्य चोल तथा अंतःचोल। बाह्य चोल है, उसमें पाया जाता है एक विशेष प्रकार का पदार्थ, इसे बोलेंगे स्पोरोपोलेनिन, और उसी की वजह से जो कि जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं हो सकता, अतः लंबे समय तक परागकण ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ये जो एक्टिन यानी कि बाह्य चोल होता है वो लगातार नहीं होता, सतत नहीं होता, कहीं कहीं पर उसके अंदर गैप होता है, जिन्हें जर्मपोल यानी कि जनन छिद्र कहते हैं। जब परागकणों का अंकुरण होगा तो इन्हीं जर्मपोल से जो पोलन ट्यूब से है यानी कि पराग नली है उसका निर्माण होगा तथा अंदर की जो परत है उसे बोलेंगे अंतःचोल यानी कि इंटिन। इंटिन मुख्य रूप से पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है तथा अंदर की ओर वैक्यूल, एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, इसका खुद का एक केंद्रक होता है। तो इस प्रकार से परागकण एक विशिष्ट रचना युक्त रचना है जो किसी भी पादप का फिंगरप्रिंट होता है।